नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो CO2 स्थिरीकरण की जो मेथड पढ़ा था वो था हमारा C3 साइकिल। नेक्स्ट सेक्शन में हम जो लेने जा रहे हैं वो है CO2 स्थिरीकरण या CO2 फिक्सेशन के अदर डिफरेंट मेथड। यदि हम CO2 के डिफरेंट मैनर की बात करें, अन्य अल्टरनेट पाथवे की बात करें, तो देयर इज टू टाइप ऑफ अल्टरनेट पाथवे। फर्स्ट वन इज C4 cycle and another one is CAM cycle। तो आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज C4 साइकिल, व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ C4 साइकिल एक्सेट्रा, एंड डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं C4 साइकिल की, इट इज अल्टरनेट। अगर आपको ध्यान हो, C3 साइकिल में मैंने आपको बताया था यहाँ पर CO2 की एक्सेज अमाउंट होती है। यदि किन्हीं कारणों से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमने उसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना था फोटो रेस्पिरेशन को। परंतु यदि कुछ प्लांट्स को यदि हम देखें तो उनमें एक अल्टरनेट पाथवे भी पाया जाता है जिसे हम C4 साइकिल या CAM साइकिल के रूप में जानते हैं। मोस्टली यदि C4 साइकिल की बात करें तो ये प्रेजेंट होती है जीरोफाइट्स में। अधिकांशतः C4 साइकिल जो देखी जाती है वो जीरोफाइट्स में देखी जाती है, जबकि यदि हम बात करें CAM साइकिल की, ये मोस्टली सैकुलेंट प्लांट्स में पाई जाती है। सैकुलेंट यानी मैंने पहले भी कहा था आपसे, सरस पादपों में, यानी जीरोफाइट्स तो हैं परंतु वह किस प्रकार के हैं, सरस पादप हैं, माफलोदभिद हैं। तो जीरोफाइट्स में C4 साइकिल, और यदि हम यहाँ पर कहें सैकुलेंट प्लांट्स में CAM साइकिल। C4 साइकिल जिन जीरोफाइट्स में पाई जाती है उन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं। दूसरी ओर वे सैकुलेंट्स जिनमें CAM साइकिल पाई जाती है उन्हें हम CAM क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया और जो सबसे अधिक पाई जाती है वो क्रेसुलिएफी फैमिली में पाई जाती है, अतः इसे क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर दूसरी तरफ और देखें, C4 प्लांट्स में मोस्टली ये 19 फैमिलीज में पाई जाती है। उनमें से 2 मोनोकोट वाली फैमिली हैं और बाकी 17 जो हैं वो डाइकोट वाली फैमिली है। तो हम विस्तार से अध्ययन करते हैं C4 प्लांट्स का और C4 साइकिल का। तो देखिएगा बेटा, यदि हम बात करें C4 साइकिल, इसे हम 2 चरणों में अध्ययन करेंगे C4 साइकिल का। पहले चरण में हम जो लेंगे वो है आपके C4 प्लांट्स की एनाटॉमी। इनमें एक डिफर टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है। इस एनाटॉमी को हम यहाँ पर कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। तो C4 साइकिल क्या है? इस C4 साइकिल को हम यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है DCA साइकिल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो C4 साइकिल क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। उससे पहले इसके थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं। C4 साइकिल की अगर हम बात करें तो फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय कोट्सचेक व हार्ट, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसका इसे ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किस प्लांट में किया, ये आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो है गन्ने में, शुगर केन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि C4 साइकिल वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, ऑब्जर्व्ड बाय कोट्सचेक और हार्ट इन विच प्लांट, शुगर केन। तो गन्ने के पादप में सबसे प्रथम कोट्सचेक व हार्ट ने इसे ऑब्जर्व किया, जबकि इन्होंने प्रेक्षित किया कि CO2 के अपचयन से बनने वाला
प्रथम कार्बनिक पदार्थ क्या था? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। जो CO2 के अपचयन से बनने वाला जो प्रथम पदार्थ था वो था OAA, क्योंकि ये 4 कार्बन युक्त था, अतः हमने इसे क्या कहा? C4 साइकिल। यहाँ तक की बात आती है तो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है कि सबसे पहले परीक्षण किसने किया, तो आपको बताना है यहाँ पर कोटचेक व हार्ट ने। किसमें किया? गन्ने में। अब इसके आगे की बात आते हैं जो आप 12th से सुनते आ रहे हो, वो है इस चक्र का विस्तृत अध्ययन किसने किया। यदि हम बात करते हैं विस्तृत अध्ययन की तो डिस्क्राइब बाय वेल नोन साइंटिस्ट हैच एंड फ्लैक। तो इस चक्र का यानी C4 चक्र का जो विस्तार से वर्णन है वो किन साइंटिस्टों ने किया? हैच व फ्लैक द्वारा किया गया। सो वी कॉल्ड एज हैच एंड फ्लैक साइकिल। तो यहाँ पर आप देखिएगा 3 नाम हमारे सामने आ चुके हैं, इनमें से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। C4 साइकिल, DCA साइकिल एंड हैच एंड फ्लैक साइकिल। C4 cycle for first stable compound of this cycle is oxalic acetic acid. It is C4 4 carbon compound, so we called as C4 cycle. DCA cycle because oxaloacetic acid has 2 carboxylic group, so we called as DCA cycle. Another one due to described by Hatch and Flake, so we called as Hatch and Flake cycle. अब हम हैच एंड फ्लैक साइकिल के बारे बाद हम इसका और विस्तृत अध्ययन यदि करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और जानकारी प्राप्त होती है। हम यहाँ पर कह रहे हैं इसके द्वारा प्रथम बनने वाला जो उत्पाद है वो 4 कार्बन युक्त है, 4 कार्बन युक्त है। अतः हम इसे एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चक्र। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चक्र। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन से बना हुआ है, अतः हम इसे C4 साइकिल भी कहते हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ DCA साइकिल, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसकी उपस्थिति के कारण ही इसे DCA साइकिल भी कहा जाता है। C4 साइकिल मुख्यतः जीरोफाइट्स में पाई जाती है। इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन जीरोफाइट्स। अगर हम बात करें कि CM साइकिल किस में पाई जाती है, जीरोफाइट में वो भी पाई जाती है, बट वो मोस्टली पाई जाती है सैक्युलेंट्स प्लांट्स में, यानी सरस पादपों में। जो C4 प्लांट्स हैं, जो जीरोफाइट्स हैं, ये मोस्टली ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में और उनमें पाए जाने वाले पादपों में सर्वाधिक पाई जाती है। और जिन पादपों में C4 साइकिल पाई जाती है उन पादपों को हम क्या कहते हैं? C4 प्लांट। अब जरा एक नज़र, क्योंकि कई जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है, तो वो C4 प्लांट्स कौन से हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। C4 प्लांट्स, यदि बात करते हैं हम C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट्स कौन कौन से हैं? बात करें हम मोनोकोट। मोनोकोट में जब बात आती है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सा याद रखना है ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना। ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, याद रखिएगा। ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना। ज्वार आपको
इनके बॉटनिकल नेम जरूर याद होने चाहिए। फोरगेम वल्गेरम, पेनिसिटियम टाइफोडियम या पेनिसिटियम अमेरिकैनम, मक्का जिया मेज, फेकेरम ऑफिसिनेलिस या गन्ना। फिर से बोल रहा हूँ, फोरगम वल्गेरस, पेनिसिटम टाइफोइडियम, जिया मेज, फेकेरम ऑफिसिनेरम। तो यहाँ पर ये क्या है, मोनोकोट्स। 4 नाम याद रखिए, आपको इससे ज़्यादा नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये पाई जाती है मोस्टली साइप्रेसी फैमिली में, साइप्रेसी फैमिली में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी डाइकोट्स की। यदि डाइकोट की बात आती है तो डाइकोट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ नाम हैं जो बहुत कॉमन हैं, याद कीजिए। मिलते जुलते नाम अगर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हो, चिनो पोडिएफी, अमरेंथेफी, अमरेंथेफी, यूफोरबिएफी, यूफोरबिएफी। नेक्स्ट कंपोजिटी, कंपोजिटी। नेक्स्ट एंजोइफी, एंजोइफी। तो इस तरह से ये फैमिलीज हैं। इन फैमिलीज में C4 प्लांट्स पाए जाते हैं, सॉरी C4 साइकिल पाई जाती है। याद रखिएगा, चिनोपोडिएफी जिसमें आपका बथुआ आता है, अमरेंथेफी, यूफोरबिएफी, यूफोरबिया हिल्टा एक्सेट्रा, कंपोजिटी और कंपोजिटी के बाद एंजोइफी। तो ये सारे के सारे प्लांट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो लगभग 1000 पादपों में अब तक C4 साइकिल देखी गई है, या हम कहें लगभग 1000 C4 प्लांट्स का अध्ययन किया जा चुका है, जिनमें से यदि हम देखें तो 2 मोनोकोट फैमिली से संबंधित हैं, शेष 17 जो हैं वो डाइकोट फैमिली से रिलेटेड है। अर्थात दीज 1000 प्लांट्स आर बिलोंग टू 12 + 17 = 19 फैमिलीज। ये किससे संबंधित हैं? इन 19 फैमिलीज से संबंधित हैं। तो C4 चक्र का हम अध्ययन करें उससे पहले हम यहाँ पर C4 पादपों में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहते हैं क्रेंच एनाटॉमी। C4 पादपों में एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है जिसे क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। इस क्रेंच एनाटॉमी के बारे में जानें, उसके बाद हम C4 प्लांट्स देखेंगे। तो व्हाट इज क्रेंच एनाटॉमी? देखिएगा, हम बात कर रहे हैं क्रेंच एनाटॉमी की। क्रेंच एनाटॉमी, क्रेंच, क्रेंच का सीधा सा अर्थ है यहाँ पर मालाकार। मालाकार, जिस प्रकार से आपकी एक माला होती है उस प्रकार से इसकी एनाटॉमी बनी होती है। तो हमने यहाँ पर कहा क्रेंच एनाटॉमी। क्रेंच एनाटॉमी की बात यदि हम करते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे देखें। क्रेंच एनाटॉमी मुख्यतः अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सी एनाटॉमी यहाँ पर पाई जाएगी। यहाँ सेंटर में पाया जाता है वेस्कुलर सिस्टम, इसके चारों ओर बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। इट इज बंडल शीथ। ओके, नेक्स्ट इसके चारों ओर, इन बंडल शीथ के चारों ओर क्या प्रेजेंट होंगी, जिन्हें हम यहाँ पर कहते हैं मेसोफिल सेल्स। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, अपने को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लास।
ये पाई जाती है आपकी मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, इसके अपर साइड पे यहाँ पर एपिडर्मिस पाई जाती है जिसे हम अपर एपिडर्मिस कहेंगे। लोअर साइड पे लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। जो स्टोमेटा है उन स्टोमेटा के थ्रू CO2 एंटर करती है, और एंटर करने के बाद यदि मैं यहाँ पर कहूँ तो PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट से मिल करके ये यहाँ OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करती हैं। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ मैलिक एसिड में कन्वर्ट होकर ये मैलिक एसिड इस बंडल शीथ में यहाँ पर प्रेजेंट कर जाता है। ओके, ये मैलिक एसिड यहाँ पर बंडल शीथ में प्रेजेंट कर जाता है। ये मैलिक एसिड यहाँ से वापस काय में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, और ये पायरुविक एसिड वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है और वापस एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझना बहुत आवश्यक है कि क्रेंज एनाटॉमी क्या है और इसका रोल प्ले क्या है। इस डायग्राम को देख करके आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। हमने कहा मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ, तो यहाँ पर आप इसे डिवाइड कर दीजिए। जो मेसोफिल सेल्स है उसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और PEP वर्क करते हैं, जबकि मैलिक एसिड और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन और इनका स्थिरीकरण कहाँ पर हो रहा है, बंडल शीथ में। दूसरी बात आपको नज़र आ रही है, ये वेस्कुलर सिस्टम यानी वेस्कुलर बंडल जहाँ पर जाइलम व फ्लोएम वाला एरिया होता है उसके सन्निकट होती हैं, तो जल यहाँ पर इन्हें आसानी से मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसमें एक विशेष तरह की मालाकार रूप की संरचना निर्मित होती है जिसे हम बंडल शीथ और मेसोफिल कोशिकाओं से बना मानते हैं, और इसे हम कहते हैं क्रेंच एनाटॉमी। तो क्रेंच शारीरिकी के यदि हम मुख्य लक्षण देखें तो इनमें बंडल शीथ यानी पुलाच्छद के चारों ओर मणिकाकार यानी माला के रूप में मेसोफिल सेल्स उपस्थित होती हैं। कौन सी सेल्स उपस्थित होती हैं? मेसोफिल सेल्स उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम पर्ण मध्योतक कोशिकाएं भी कहते हैं। ये एक संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक रिंग के रूप में प्रेजेंट होती हैं। साथ ही इस फुले में अंदर की ओर आप देख रहे हैं पुलाच्छद, जबकि बाहर की ओर मेसोफिल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यदि हम यहाँ पर कहें C4 प्लांट्स में कि एक बहुत ही बड़ी विशेषता होती है जिसे हम कहते हैं डायमॉर्फिज्म, द्विरूपता। याद रखिएगा, द्विरूपता, डायमॉर्फिज्म। It means there are two type of chloroplast are present in this type of anatomy is known as क्रेंज एनाटॉमी। यदि हम यहाँ पर बात करें, हमें मालूम होना चाहिए मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट संख्या में अधिक एवं छोटे होते हैं, जबकि यदि हम बात करें बंडल शीथ की तो यहाँ पर क्लोरोफिल संख्या में कम एवं इनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जबकि मेसोफिल सेल्स में पाए जाने वाले क्लोरोफिल छोटे होते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पर बंडल शीथ में जो पाए जाते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, उनकी साइज अधिक होती है और नंबर कम होता है। यदि हम मेसोफिल की बात करें तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो उन मॉलिक्यूल्स की साइज छोटी होती है, जबकि संख्या में वो अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यहाँ इस क्रेंज एनाटॉमी में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का डायमॉर्फिज्म कहते हैं। जबकि यदि हम बात करें C3 साइकिल की तो C3 साइकिल में इस प्रकार का डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, वहाँ किसी प्रकार की बंडल शीथ नहीं पाई जाती। वहाँ
एक ही आकार के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो होमोजीनस प्रकार के होते हैं, जबकि यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो दो प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं। जो मेसोफिल में पाए जाते हैं वो संख्या में कम एवं जो मेसोफिल में पाए जाते हैं उनको साइज में कम जबकि संख्या में अधिक होते हैं, जबकि पूलाच्छद में पाए जाने वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स साइज में अधिक जबकि वो संख्या में कम होते हैं। तो इस प्रकार इनमें द्विरूपता देखी जाती है, डायमॉर्फिज्म देखा जाता है। यदि साथ ही इसकी बात करें तो यहाँ पर यदि मेसोफिल के क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात करें तो इनके ग्रेना और इंटरग्रेना अति विकसित प्रकार के होते हैं, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके ग्रेना और इंटरग्रेना अल्प विकसित प्रकार के होते हैं। यानी ग्रेना और इंटरग्रेना मेसोफिल सेल्स के विकसित प्रकार के, जबकि बंडल शीथ के अल्प विकसित प्रकार के होते हैं। पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में आप देख रहे हो यहाँ पर पायरुविक एसिड पीवीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम उपस्थित होता है, जबकि C3 से संबंधित एंजाइम्स यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर C4 से संबंधित एंजाइम्स उपस्थित होते हैं पीपी कार्बोक्सिलेज, जबकि C3 से संबंधित यहाँ पर एंजाइम उपस्थित नहीं होते। दूसरी ओर यदि हम यहाँ पर कहें, यदि बात करें हम बंडल शीथ की, तो यहाँ से जो एक और CO2 मॉलिक्यूल निकलता है, अर्थात बंडल शीथ में C3 से संबंधित एंजाइम भी पाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखना है आपको, C3 से संबंधित एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? पूलाच्छद में, जबकि मेसोफिल सेल्स में इस तरह के पादपों में C4 साइकिल से संबंधित एंजाइम ही पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की जो एनाटॉमी होती है वो एनाटॉमी आपकी क्रेंज एनाटॉमी कहलाती है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर बंडल शीथ की, तो बंडल शीथ में स्टार्च कम मात्रा में उपस्थित होती है। साथ ही C4 पादपों में यदि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म देखा जाए, कई बार क्वेश्चन आता है, C4 पादपों में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। इसी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं ये अधिक दक्ष पादप कहलाते हैं। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन नहीं होती और ये अत्यधिक तापमान में भी ये रह सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि C4 पादप में, यानी जिन पादपों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, उन पादपों में